ऐसा इस हवा आंधी तूफान में हम उड़ ना जाएं, बस इसका ध्यान रखो तुम लोग। पता चले हम तो कोई नहीं बचेगा ये। हम उड़ गए ना तो अलवर तैर रहा होगा हवा में, हम चली। बोले सर आप तो क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ बोले वही बेटा हम उड़ते उड़ते बॉर्डर क्रॉस पार चले गए। वहीं से तो आए हैं, चलो बैठो चल के पढ़ा रहे हैं। इतना तेज तूफान जो है ना, वो बत्ती ना उड़ जाए, हमें डर इस बात का है। अरे हम लाइव हो चुके हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। कैसे हैं आप? और भैया जो लोग राजस्थान से हैं वो कैसे हैं ये बता देंगे। बत्तियां तो आ नहीं रही होंगी, मोबाइल में चार्जिंग होगी, उसी से उड़ रहे होंगे सब लोग। हम देख लें एक बार। दोलन के कारण ये चक अरे यार हम सोचे ओबीएस ऑन नहीं किया, ओबीएस पहले ऑन करा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों को आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? अंधड़ आ रहा है हमारे शहर में, अंधड़ और भयंकर, मतलब ऐसा बढ़िया वाला आ रहा है ना कि आवाजें आ रही होंगी आपको गेट बजने की, आसपास से हिलने की। बहुत तेज आ रहा है, मतलब ये हमारा इन्वर्टर है जो चूचू की आवाज कर रहा है। कितनी देर चलता है ईश्वर जाने, लेकिन हाँ हम टिके हैं आप सबके साथ। वेरी नमस्कार। मेरे साथ में है राहुल, प्रिया, ललित, ब्रजेश, कोमल, कुमद, आरतिका, निशांत, तपन, मूर्ति, रूपेश, निधि, ब्रजेश, सुमित, स्वास्तिक, विकास। सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग एकदम स्वस्थ, मस्त, दुरुस्त हैं। और हमारे आज के इस सेशन में जिसके अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं, भारत का भूगोल, भारत की धरती गोल, उसमें आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल क्यों जानना जरूरी है ये तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने सम्मान में आप सबसे दो सवाल, दो शब्द सुनना चाहते हैं। आप में से जो भी मित्र हमारे यूपीपीसीएस की परीक्षा देकर आ रहे हैं, थोड़ी तारीफ कर दो यार। मतलब ऐसे भी क्या है मतलब थोड़ी हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि हाँ गुरुजी मेहनत बढ़िया करवाए थे आप। वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग जितना पढ़ाए थे उसमें से कितना सवाल आए हम पहले पूछे थे यूट्यूब की क्लास में। तब तो यूट्यूब पर जो थे प्रेजेंट उनने बता दिया, लेकिन पेड वालों कम से कम तुम तो बता दो। ओरिजिनल लोग हो यार, इसमें तो कोई फर्जी बात नहीं बोलेगा। है प्रीलिम्स में क्या रहा, कोई देखे भी आया था कि नहीं आया था? अंशुमान लिख रहे हैं सर यूपीपीएससी में तहलका मचा दिया आपके क्वेश्चंस में। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। कुलदीप बहुत बढ़िया। खुशबू, रिकॉर्डेड क्लास लॉक है, स्टार्ट नहीं हो रही है। भाई स्टार्ट करवा देना, बच्चों की जो लॉक है वो सब ओपन करा देंगे, सब करा देंगे। और बताइए जिनका वीडियो नहीं खुल रहा है सबका खोल देंगे। हाँ भाई सबका खोल दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग। जो सोर्स एरर वगैरह देख रहे हैं वो चिंता ना करें, रॉक्स इसमें पढ़ाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी में लोड मत लो। इंडिया के रॉक सिस्टम पूरा पढ़ाएंगे। खुशबू कह रही है सर हमने एग्जाम दिया नहीं लेकिन पेपर देखा था, बहुत सारे सवाल थे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अरे भाई ये कुछ बालक हमारे गजब हैं जो कह रहे हैं सर आपका कोर्स पहले परचेज कर लिए थे, अब हम आपका सारथी कोर्स भी परचेज कर लिए। ये गलत बात है भाई, ऐसा थोड़ी करना है। सब सारे बैच थोड़ी हम बता देंगे। हम जब स्टेट पीसीएस वगैरह का लाएंगे वो बैच परचेज करना है। अगर आपके पास दो कोर्स एक ही नंबर से परचेज किए हुए हैं तो बता दीजिएगा, कॉल सेंटर पर कॉल करके पैसा रिटर्न करा देंगे आपका। ऐसा आपके साथ धोखा नहीं करना है हमें, ठीक है ना? ये नहीं करना है भाई। ईओआरओ में आपकी क्लास से क्वेश्चन आए थे, वैसे तो बेटा हर क्लास में आएंगे, लेकिन यूपीपीएससी एक स्टेट पीसीएस लेवल का एग्जाम है और उसके अंदर क्वेश्चन का आना हमारे लिए भी गर्व की बात होती है। मतलब हमें अच्छा लगता है कि हाँ हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी लगा हमें आपकी ये बातें सुनकर के। सलीम लिख रहे हैं कि सर आरएएस वाला बैच सर यूपीएससी सीएपीएफ के लिए कितना फायदेमंद होगा? सलीम बेटा यूपीएससी सीएपीएफ में जो अन्य सब्जेक्ट आते हैं ना, वो चेक कर लेना कि हमारे आरएएस प्रीलिम्स का जो बैच आएगा उसमें कितना मैच करते हैं, है ना?
आरएएस प्रीलिम्स का डेडिकेटेड जो बैच आएगा, अभी आएगा तब हम बता देंगे। जो बच्चे अभी जो फिलहाल फाउंडेशन बैच हम लोगों से पढ़ रहे हैं ना, वो कोर्स और आरएएस प्रीलिम्स का कोर्स वो अलग अलग होगा, क्योंकि उस कोर्स के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो सारी चीजें मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से पढ़ाई जाएंगी। फाउंडेशन बैच होगा वो प्रॉपर तरीके से और बहुत ही अल्टीमेट लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर, मतलब हमारी क्लास में से रिजल्ट्स होंगे, इस बात का हमें गर्व है। हम और अगर आप ज्यादा जिद करोगे, आपके साथ साथ परीक्षा हम भी लिखाएंगे, एक बार और आरएएस का एग्जाम पास कर लेंगे आपके साथ बैठ करके, मतलब उस लेवल की तैयारी करेंगे, साथ मिलकर तैयारी करेंगे, वो वाला जज्बा लेके तैयारी करेंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें, एक बालक कह रहा है सर लैपटॉप में चलवाओ, बस वो करवाना बाकी है। शिवम लिख रहे हैं गर्दा मचा दिए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस ये बस सुन लिया ना, अब हम रिचार्ज हो गए। आ जाओ अब इंडिया में आपका स्वागत कर लेते हैं। भारत की ज्योग्राफी में स्वागत है मेरे साथियों आप सभी का। और जब भारत की ज्योग्राफी आपसे डिस्कस हो रही हो तो सबसे पहले जो टाइटल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा वो है भारत की लोकेशन, कि भारत कहां पर स्थित है मैप में, सबसे पहले ये। और चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी आज के सेशन में प्रथम बार जुड़े हैं, इसलिए उन्हें बता दें कि कैसे कैसे हम अपना कंटेंट शेयर करते हैं, उन्हें यह बता दें कि किस तरह से हमारा पढ़ाने का तरीका होता है, उन्हें बता दें कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चूंकि इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो रही है, इंडिया के मैप में इंडिया कहां है, वर्ल्ड के मैप में इंडिया कहां है, यह सारी जानकारी हम आपको देंगे। साथ में कंटेंट किस प्रकार से दिया जाएगा तो वो आप एक बार देख लें। इस प्रकार की स्लाइड्स हैं, तसल्ली से पहले आप जरूरी जानकारी सुन लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से कंटेंट आपको दिया जाएगा, एक पेज हिंदी में, एक पेज इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश के जो ये पेजेस हैं, इन पेजेस के साथ साथ फिर आपको सारे के सारे पॉइंट्स प्रॉपर मैप्स के साथ, प्रॉपर लोकेशन फैक्टर्स के साथ, प्रॉपर इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस के साथ, स्ट्रीम पॉइंट्स के साथ साझा किए जाएंगे। फिर उसका कंक्लूजन निकाल करके एक पेज पर दे दिया जाएगा कि सारा रट नहीं सकते तो एक पीपीटी रट लो। इसके साथ साथ इंडिया के नेबर्स क्या हैं, पहला जो चैप्टर है उसके अंदर इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि वर्ल्ड में इंडिया कहां है और इंडिया के क्या क्या फीचर्स हैं, वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ कर्क रेखा कहां से गुजरती है, और ये सब बातें याद करनी है अपन को क्लास में ही। पढ़ने के लिए तो किताबों में बहुत ज्ञान लिखा हुआ है, अगर हम सब ये बातें आपको शो करके चले जाएं तो कोई मतलब नहीं है। जो जरूरी चीजें हैं वो याद करनी है। जैसे वर्ल्ड मैपिंग में आप लोगों ने, हम औसतन कह सकते हैं कि 300 से ज्यादा फैक्ट्स आपने टिप्स पे याद कर लिए होंगे, ये हमें कॉन्फिडेंस है। ऐसे ही जब हम इन चीजों को पढ़ाएंगे तो ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पर याद होंगी, उस तर्ज पर पढ़ेंगे, साथ साथ याद करेंगे एकदम, ठीक है ना। देशांतर का प्रभाव क्या होता है, प्रश्न इस प्रकार से। फिर देशांतर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत की स्थलीय सीमा किन के साथ मैच करती है, ये सब याद करेंगे क्लास में, एकदम रट जाएगा, चिंता ना करें आप, ठीक है। इस प्रकार से मतलब बॉर्डर किस किस देश के साथ कैसे साझा होते हैं, भारत की बॉर्डर रेखाओं के नाम क्या क्या हैं, भारत के अंदर मुख्य राज्य, मुख्य भूभाग में कौन कौन से राज्य हैं, मुख्य भूभाग के अंदर राज्यों को इस प्रकार से कि भाई कौन सा राज्य उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, भारत में द्वीप कौन कौन से हैं, द्वीप की दूरी भारत से कितनी है, तटीय सीमा कितनी परसेंटेज है, देश में पाकिस्तान से सटने वाले राज्य कौन से हैं, अन्य देशों से सटने वाले राज्य कौन से हैं, बॉर्डर स्टेट्स के साथ साथ उन सबकी लोकेशन दिखाई जाएगी। भारत का समुद्री मार्ग कितना दूर तक है, मीन सी हाइट क्या है, 12 नॉटिकल माइल, ये जितनी भी रेखाएं हैं, सीमावर्ती सागर, संलग्न सागर, अनन्य सागर, जिन्हें अंग्रेजी में टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये सब कहते हैं, ये सब सिखाया जाएगा। भारत की बड़ी तटीय सीमा के लाभ क्या हैं, ये सिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप के फीचर क्या हैं, ये बताए जाएंगे। और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में और कौन कौन से देश आते हैं, ये सब बताए जाएंगे। पॉलिटिकल पार्ट, इंडिया के कितने राज्य, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स क्या हैं, ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 2 में एंट्री करेंगे, जिसका नाम है फिजिकल इंडिया, जिसमें फिजिकल इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से कि भारत का डिवीजन कैसे है, भारत के डिवीजन में कौन कौन से क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की विशेषता क्या है। तो एक बार इसी आधार पर जोरदार तालियों के साथ कंटेंट का ही स्वागत कर दो कि कितना गजब कंटेंट हमारी टीम ने आपके लिए बनाया है। वो बैठकर आपके कंटेंट कमेंट देख रही है हमारी टीम कि सर देखते हैं ये बच्चे हमारे इतने अच्छे कंटेंट की तारीफ करते हैं कि नहीं करते हैं। जो कंटेंट आप लोगों ने अभी देखा, हमारी टीम ने अथक प्रयास के साथ आपको पीपीटीज पर बना के दिया है। ये पूरा कंटेंट आपको हमारे इसी वीडियो के साथ डाउनलोड करने के ऑप्शन में उपलब्ध हो जाएगा, जिसका आप आसानी से प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आपको पीपीटीज का प्रिंट नहीं निकलवाना है कि सर ज्यादा हो जाएंगी, प्रिंट निकालने में दिक्कत आएंगी, तो वो चीजें हम आप लोगों को A4 शीट पर
छोटे छोटे भाग में, ताकि प्रिंट आसानी से कम पेज में निकल जाए, वो भी उपलब्ध करा देंगे। यानी आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम लोग करा देंगे, ये हम आपको अश्योरेंस देते हैं। डन है? अच्छा, अब कुछ बालक यहां पर कमेंट में लिखना शुरू कर रहे हैं, सर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। बेटा हैंड रिटन नोट्स पेपर्स पे हैं, उनकी पीपीटी नहीं बनती हैं, है ना, उसको हम फोटो दिखाकर आपको क्या दिखा देंगे। तो वो जो चीजें पेपर्स पर हैं वो जब बन जाएंगी तब हम आपको बता देंगे। तो जो पेपर का प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा, मतलब जो आपका जीरोक्स आप खुद से कराएंगे जितने में, उतने में ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमने उसमें भी कुछ कमाने का आपसे नहीं सोचा है। जो जीरोक्स जितने में होकर आती है वो जीरोक्स हम आपको उतने में कराकर आपके घर डिलीवर कर देंगे। बस डिलीवरी चार्ज आपसे मांगेंगे, आप उतने में हमसे उसको लेना चाहो तो ले लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक अपने पास बंडल होना चाहिए, वो भी हम बनवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी दे दी। तो जो नए विद्यार्थी आज हमसे जुड़े हैं उन्होंने कंटेंट देख लिया, किस तरह का कंटेंट होने जा रहा है, नंबर एक। दूसरी चीज उन्हें हम ये बता दें कि इस पूरे कंटेंट के अंदर जो उन्हें चीजें दिखाई जा रही हैं उनका आसानी से प्रिंट निकाला जा सकता है, तो फिक्र ना करें, तसल्ली से बैठकर चीजों को पढ़ें। तीसरी चीज उन्हें बता दें, अगर उन्हें यह लग रहा है कि वो इकलौते हैं इस बैच में, नहीं भाई, हजारों की संख्या में विद्यार्थी बैच में शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में जबरदस्ती कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट ऐसे डालकर जिससे वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवाने का प्रयास करें, वो हरकतें ना करें। उससे उनका समय खराब होगा और बच्चों से उनको खामखा परेशानियां होंगी, तो वो बच्चे उनको कुछ भला बुरा कहेंगे, वो अच्छा नहीं रहेगा क्लास की डेकोरम के लिए, ठीक है। तो 2-3 बातें क्लियर हो गई। क्लास का कंटेंट कैसे दिखेगा वो दिखा दिया, क्लास का कंटेंट डाउनलोड होगा या नहीं ये बता दिया, क्लास पढ़ाते समय हम लोग का तरीका क्या होगा, शुरुआत में 5-7 मिनट आपसे बतियाया जाएगा, एंड में 2-5 मिनट आपसे फिर बतियाया जाएगा। बीच में अगर पढ़ाते समय कहीं आपको डाउट आ रहा है तो उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। डाउट पढ़ाने वाली चीज से होगा तो हमें बहुत मुनाफा होगा, ताकि आपकी बातों को हम आंसर कर पाएंगे। फिर सवाल है कि सर हमने इस बैच में जिन्होंने नया एडमिशन लिया है कि सर हमें आने वाली क्लासेस मिलेंगी या नहीं? सब कुछ मिलेगा। जो क्लासेस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 4 की कमिटेड हैं वो आपको चारों क्लासेस मिलेंगी। सर हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग आपको पूरा मिलेगा। इतना ही नहीं, जब दोबारा सर्कल में आएगा तो भी लाइव से वापस मिलेगा। तो आप चिंता ना करें, साल भर की वैलिडिटी में कितनी भी बार देखें। सर क्लास को लाइव देखना जरूरी है क्या? नहीं भाई, आप लाइव सुने, रिकॉर्डेड सुने, जितनी बार सुन सकते हैं सुने। सर क्या वीडियो को तेज चला के देख सकते हैं क्या? बिल्कुल। जब ये वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगा तो आप इसको तेज स्पीड में चला करके भी देख सकते हैं। क्या सर इस वीडियो के लिए हमें कुछ खुद से लिखना जरूरी है क्या? जी हां, आपको लिखना जरूरी है। क्लास में जब भी विद्यार्थी बैठे, 2 तरीके होते हैं वीडियो सुनने के। यदि आप एंटरटेनमेंट सुन रहे हैं तो आप उसे स्पीकर पर चला के छोड़ दें। चूंकि हम आपका मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, हम आपको जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो आपकी क्लासेस हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप उन चीजों को अपने पास एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कर लें, जो चाहे रफ रजिस्टर ही हो, क्योंकि ओरिजिनल तो नोट्स आप जेरोक्स करा ही लेंगे, प्रिंट निकाल ही लेंगे, लेकिन फिर भी क्लास में जब आप बैठें तो चाहे कुछ भी ना बनाएं, आप ना केवल इन ड्राइंग्स को ही बनाने की कोशिश कर लें कि ये ड्राइंग्स कैसी बनेंगी, इन्हीं को टेढ़ा बांका कि अमेरिका ऐसे ऐसे बनता है और अमेरिका, क्योंकि जब आप किसी मेंस लेवल का आंसर लिखें तो उसमें इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, किस तरह का अमेरिका लोग खट से। आपको पता है, जब आप अभी स्टेट पीसीएस लेवल की मेंस आंसर की तैयारी करेंगे, हम इस पूरे वर्ड मैप को 2-2 मिनट में, मतलब खट से स्केच ही तो खींचना है। ये लोग खट से स्केच खींच गया, बोले सर आपको लगता है कि ये आसान है। अरे हमने कहा भाई ये कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये गोला गोला खींचा, ये बनाया, लो साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया, ये लगा दिया ये, और ये गोला सा बना दिया, लो खत्म हो गया वर्ड मैप। कॉपी पे बहुत जल्दी से बन जाए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग पर जाएंगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। दूसरा, जब आप इंडिया के मैप पर जाएंगे तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप खलियर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं कि यार क्या करना है यार, मुझे नहीं पता। कोई नहीं, एक ब्लैंक मैप ले लीजिए, ब्लैंक मैप की पूरी बुकलेट अपने पास रख लीजिए। ब्लैंक मैप की बुकलेट को अपने पास रख करके ब्लैंक मैप में कौन सा राज्य कहां है खुद से याद करके भर लो। अच्छा, या राज्य याद हो जाए, फिर दिमाग में खुद से सवाल बना लो। देखो ये मैं वो टैक्टिक सिखा रहा हूं। देखो क्या होता है, ऑनलाइन पढ़ाई में और ऑफलाइन पढ़ाई में सबसे बड़ा अंतर बताता हूं। ऑफलाइन पढ़ाई में तो क्या होता है, टीचर आपको क्लास पढ़ाता है, फिर कहता है लिखो बेटा, और बेटा लिखना शुरू कर देता है। ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है, टीचर बताता चला जाता है, बच्चा सोचता है सब दिमाग में जा रहा है, आहा अहम ब्रह्मास्मि, सब दिमाग में आ रहा है, अब मेरे सब क्लियर हो गया, आज मैं ही पेपर टॉप करूंगा। ऐसा हो नहीं पाता।
तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप खुद से अपने आप को सवाल दे सकते हैं। आप सवाल खुद से दे दिया, आपने सोच लिया कि मैंने सारे राज्य याद कर लिए, वो जम्मू कश्मीर कहां पर है यूटी के रूप में, या फिर हिमाचल का है, उत्तराखंड का है, मैंने सब दिमाग में बिठा लिया। अच्छा सब याद कर लिया, बोले हाँ कर लिया। अब खुद से खुद को एक सवाल दे दो कि बताओ भाई राजस्थान के सीमा कितने राज्यों से साझा होती है। फिर माथा पकड़ के बैठ जाओ, अरे यार ये तो नोटिस ही नहीं किया, हमने ये तो याद कर लिया था कि जब हम पढ़ते हैं तो उत्तर पश्चिम की तरफ राजस्थान दिखाई देता है, लेकिन ये तो ढूंढना भूल ही गए कि राजस्थान गुजरात से जुड़ता है, कि महाराष्ट्र से जुड़ता है, कि उत्तर प्रदेश से जुड़ता है, कि बिहार से जुड़ता है, कि झारखंड से जुड़ता है। ये तो सोचना ही भूल गए, फिर दिमाग दौड़ाओ। तो असल में मैपिंग की क्लास का सही मायने में मतलब क्या है, तो उसकी जगह उसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या ना, आप उसको समझिए कि जो आपके पास में मैप है उसको सब तरह से अध्ययन करो। मैं ये उन विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहा हूं। देखिए अक्सर जो पहली क्लास होती है ना, अब नया चैप्टर नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है, नए सब्जेक्ट की जो पहली क्लास है, तो निश्चित ही वो पहली क्लास में बहुत कुछ पहली बार आपको पता चलेगा, तो पढ़ने की स्ट्रेटेजी पता चले ये जरूरी होता है। अब पढ़ने की स्ट्रेटेजी को पता करने के लिए मैंने क्या कहा आपसे कि आप ना दिमाग में एक बार स्केच बनाइए कि इंडिया का मैप ऐसा है, और ध्यान रखिएगा ये इंडिया का मैप आपसे तुरंत बन जाना चाहिए। मतलब आपको कहा जाए कि इंडिया का मैप बनाओ, खट से इंडिया का मैप, ये श्रीलंका, तो आप बिल्कुल इसको गोद लिए बच्चे की तरह दिखा देते हो। इधर की तरफ एक 3 उल्टा बनाना होता है, ऊपर की तरफ एक और 3 बनाना होता है, इधर की तरफ इन दोनों को समेट करके जब आप नीचे लेकर के आते हो तो फिर एक 3 सा इधर बनाना होता है। मतलब आपको रफ आइडिया जो है ना कि अगर आपको बनाना हो तो खट से आप कैसे बनाएंगे, तो एक 3 के रूप में उल्टा 3 इधर, उल्टा 3 इधर, और ऐसे ही एक मतलब इस तरह का जो कैप है ना ये इधर लगाना होता है। इस तरह से आपको बार बार क्या करना होगा कि अपनी मैप की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आइडियलिस्टिक मैप बना दिया, लेकिन मैप की प्रैक्टिस करनी। अगर आप स्टेट के विद्यार्थी हैं तो खुद का स्टेट पता हो कि मेरा स्टेट कैसे कैसे बनेगा, उसके अंदर चीजें पता हो। देखिए मैप जब बनाएं तो उसके नीचे बस केवल एक नोट डाल दें। नोट क्या डल जाए कि मैप नॉट ऑन स्केल। तो इसका मतलब होता है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। कोई भी मैप बनाएं, अगर उसके नीचे कोई एक कमेंट डाल दिया जाए कि मैप नॉट ऑन स्केल, तो वो मैप अच्छा माना जाता है कि इस विद्यार्थी ने कम से कम ये बात तो मान ली कि इसने जो बनाया है ये 100% सही नहीं है, ये खुद से स्वीकार कर रहा है। आयुष मिश्रा सर एकदम जहर लग रहे हो, किसको दें आप बताओ? क्या चाहते क्या हो? मतलब यही चाहते थे कि हम तुम्हारे कमेंट पर रिएक्शन दें, तुम भरे जा रहे हो कमेंट को। ये मतलब समझ में आया हमें, मतलब काश हम आपकी इस बात से एकदम पिघल जाते, थोड़ा शर्मा जाते, थोड़ा झुक जाते। मास्टर आदमी खिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं हम, है ना, हमारे मस्का ना लगाओ, हम फट जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ जी, पृथ्वी को आशीर्वाद दे दिए, उनका आज बर्थडे है, ठीक है। हाँ कीर्ति बहुत धन्यवाद। तो हमारी तारीफ में जो लोग लगे हुए हैं ना, हम सब तारीफ, एक सेशन हम ना तारीफ करने का लगाएंगे, है ना, उसका नाम ही होगा तारीफ सेशन। आप सब आइएगा, बढ़िया बढ़िया तारीफ कीजिएगा। और हाँ, तारीफ करने का बहुत तेज मन करे ना कि यार आज तो बस भाई साहब यहां तक आ गई, निकल नहीं पाई, उस समय के लिए तुरंत एप्लीकेशन से बाहर जाइएगा। गूगल प्ले स्टोर पर स्टार रेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जो हम अक्सर विद्यार्थियों को दिखाते हैं कि देखो हमारे बच्चे हमें इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, उन्हें लगे कि यार रियल में ये लोग एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, बकवास नहीं करते हैं, तो आप वहां जाकर के बढ़िया रेटिंग दीजिएगा। वो मुझे मतलब एकदम गदगदा देती है, क्योंकि बताने के लिए लोगों को होता है कि देखो प्यार क्लास के कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता है, गूगल प्ले स्टोर पर भी चौड़े धाड़े प्यार मिलता है। ये वो लोग हैं जो एकदम गली मोहल्ले में आकर के गले मिलते हैं, समझ गए? उस तरह की फीलिंग जो है वो आती है। क्लियर है? चलिए, जो लोग पहली बार लाइव देख रहे हैं उनको बहुत ज्यादा स्वागत है। एक बढ़िया सा नारियल लें, मोबाइल की स्क्रीन बचाकर फोड़ लें, ताकि आपको आज का दिन बहुत शुभ महसूस हो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बातें बता दी, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आज हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने कहा अभी तक पढ़ना सीखा है। हमने पढ़ा क्या है तो वो आप हमारे पुराने विद्यार्थियों से पूछ सकते हो कि ये मास्टर बड़ा ही इरिटेटिंग आदमी है, पूरा 1 घंटा पढ़ाता ही है, सुनता नहीं है लोगों की, बैठकर चुपचाप बोले पढ़ो, डंडे की चोट पर पढ़ाता रहता है। पढ़ाने की नौबत छोड़ दो, वो तो होती रहेगी, हम पढ़ाएंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, वो आपकी क्लासेस रेगुलर ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है? अच्छा, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। क्या हमें नोट्स बनाने हैं? आंसर है नोट्स नहीं बनाने हैं, पेपर पेन लेकर बैठना है। जो बातें मैं बोलूं आप उस समय कुछ ना कुछ जरूर बनाइए, है ना, पेन चलते रहना है,
कान में ढेपी लगाकर ये नहीं कि हाँ सर आप बोलो, अच्छे लग रहे हो आप, मजा ही आ गया आज तो देखकर, पतले हो गए हो सर, क्या खा रहे हो माट साहब आजकल, रोटी छोड़ दियो क्या। हमारी चिंता छोड़ के पेपर पे ना मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बनाते चलना। आवाजें आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आपको, समझ रहे हो, संघर्ष कहते हैं इसको भाई साहब। हमारी लाइट संघर्ष कर रही है, हम नहीं। और किसी भी समय चल जाए ना तो बुरा मत मानना, सरकारी लाइट जा चुकी है, ये इन्वर्टर की लाइट चल रही है, हमें लग नहीं रहा है कि ये भी साथ देगी, पर फिर भी चलो अच्छी बात है। क्लियर है, तो शुरू कर सकते हैं थोड़ी बहुत जानकारी वगैरह वगैरह वगैरह। चलो तो जानकारी वगैरह शुरू करते हैं। एक बार थम्स अप कर दो सब लोग जो इस समय उपस्थित हैं, एक बार जबरदस्त तरीके से थम्स अप कर दो कि हाँ भाई, हमें लग रहा है आज हमारे मतलब जो ऊपर की टंकियां वंकियां सब उड़ जाएंगी, लग तो यही रहा है हमें, बहुत तेज आंधी चल रही है। हाँ भाई थम्स अप कर दो, एक बार शुरू करें। डन, सब तैयार है रटने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना रटने वाला, जहां समझने वाला होगा वहां समझाएंगे। ज्योग्राफी में जहां समझने की चीजें हैं, वो कंसेप्ट बिल्डिंग की चीजें हैं, वो जरूर कराएंगे, लेकिन जो रटने की चीजें हैं वो रटाएंगे भैया। आओ रटते हैं। प्यारा भारत महान, देख लिए ढंग से, 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी समझते हैं सब लोग, बहुत बढ़िया। अगर ये सब जानते हैं तो सबसे पहले भारत की सीमाओं को ध्यान कर लेते हैं कि भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है, और ये सबके फिंगर्स पर याद होना चाहिए। जब हम बोले ना तो उसको नोट कर लेना, ये लिख लिया हमने, फिर जब हम आगे बढ़ जाएं तो आप खुद से याद करना कि यार याद आया कि नहीं आया, उस तरह से चलना, ठीक है। चलो तो भाई साहब ये रहा भारत का विस्तार। इसके उत्तर में अगर हम चलते हैं तो दिखाई पड़ता है इंदिरा कोल। क्या नाम है इस जगह का? इंदिरा कोल। कौन सी जगह स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये है क्या? हमने कहा अभी बताते हैं। जैसे ना पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का जो विस्तार है, अगर उस विस्तार को डिस्कस किया जाए तो ये 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं मेरे प्यारे साथियों। इन 4 पॉइंट्स पर ना जाने कितनी बार कितनी तरह की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो आप सब उन चीजों को ध्यान से याद करते चलेंगे। सबसे ऊपर इंदिरा कॉल है, तो सबसे नीचे इधर देखिए, यहां पर इंदिरा पॉइंट है। तो अब आंसर सबसे पहले क्या याद रखना है? इंडिया का सबसे उत्तरतम भाग इंदिरा कोल है। इंडिया का सबसे दक्षिणतम भाग, उत्तर और दक्षिण। हां भाई, जो लोग मैपिंग पढ़ चुके हैं ध्यान से देख लें। मैप में सबसे ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। अपने राइट हैंड साइड पर ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट होता है। तो हमने क्या ध्यान कर लिया कि इंडिया के सबसे उत्तरी किनारे का नाम इंदिरा कोल है और इंडिया के सबसे दक्षिणी किनारे का नाम, अब दक्षिणी किनारा कहां है? तो आप इधर देखिए, आपको यहां पर यह जगह दिखाई दे रही है। मैं इसको एकदम सीधा 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 खींच कर ले आया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सीधा खींच कर ले गया, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, मैं अगर यूं खींच के ले जाऊं, देखो ये है मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड मतलब मुख्य भूभाग जो भारत का है वो तो ये रहा, लेकिन भारत का ही हिस्सा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार थोड़ा और दक्षिण की तरफ खिसका हुआ है। देखिए, जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के उत्तर में इंदिरा कोल है, समझ में आया। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है, समझ में आया। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए क्या कि मेनलैंड इंडिया का, मेनलैंड इंडिया यानी भारत का जो मुख्य भूभाग है, उसके सदर्न मोस्ट पार्ट का नाम बताइए, यानी उसके दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए, तो उसका नाम कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो अब हमको क्या क्या याद हुआ? इंदिरा कॉल याद हुआ, इंदिरा पॉइंट याद हुआ, कन्याकुमारी याद हुआ। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूभाग पर। यहां तक बात हो इसकी, तो ये हमारे आइलैंड हैं, ये हमारे द्वीप हैं। क्लियर हो गया? अच्छी बात है। अब अगर हमारे पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें, तो पूर्व के किनारे पर
भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है, यानी कि भारत को अगर यूं फैलाकर ले दिया जाए तो उस जगह का नाम किबीथू है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है भाई, याद कर लीजिएगा, जगह का नाम है किबीथू। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी जानकारियां है ना मल्टीपल टाइम मल्टीपल जगह पर लिखी हुई मिल जाएंगी। मुसीबत क्या है, लिखी हुई जानकारियां याद हो जाएं तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। अब आप पूछेंगे ये तो किताब में भी लिख रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं आपको बताऊं, ये जो भी मैंने खाया, इसकी कसम, मैं जो पढ़ाता हूं वो सब किताब में लिखा हुआ है। मतलब ये आज खराब हो जाए अगर मैं झूठ बोलूं तो, समझ रहे हैं? ये बाबा जी की बूटी है, ये इसी से ज्ञान मिलता है मेरे को, एक दिन इसी को बेचूंगा मैं। ये है असली प्रोडक्ट, ठीक है? अच्छा सुनो, क्या कहा मैंने? मैं जो भी पढ़ाता हूं सब किताबों में लिखा हुआ है। मुसीबत ये नहीं है, किताबों में लिखा हुआ अगर पढ़ लोगों को पता चल जाता इस किताब में लिखा हुआ है तो इंडिया की हर दुकान का बुक सेलर, आईएएस से भी ऊपर का कोई पेपर होता तो वो भी पार कर लेता, क्योंकि माल तो उसी की दुकान से जाता है ना। तो मटेरियल लिखे होने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, छपने में है कि आपके दिमाग में कितना है। तो जिन्हें इसको देखकर ये फीलिंग आ रही हो कि अरे कर लेंगे यार, क्या ही फर्क पड़ा है, सब याद हो जाएगा, लोड नहीं है, तो जिन्हें ये गलतफहमी हो रही है उनसे मैं पहले ही कह दूं कि इससे भी खूबसूरत स्लाइड इंटरनेट पर भारत का भौगोलिक विस्तार लिखकर सर्च मारोगे मिल जाएंगी। हमारी टीम भी इतनी मेहनती नहीं है, इतने इज्जतदार मत बन जाना आप कि यार ये तो गजब के ड्रॉअर बनाने वाले आर्टिस्ट हैं। ऐसा नहीं है, ये भी कहीं से कॉपी पेस्ट है। हम सब कॉपी पेस्ट मास्टर हैं, इधर का माल उधर चिपकाते हैं। हां, लेकिन एक चीज जो हम अपने से करते हैं वो क्या है, याद करते हैं हम क्लास में बैठकर, क्यों परीक्षा में तो वही काम आना है जनाब। एक ही तो बात है, एक ही बार पोथी लिखी गई थी, वो सबको याद करनी है। तो ईमानदारी से सब याद करने पर फोकस करें, बजाय ये सोचने के कि अब मेरे पास सुंदर सुंदर नोट्स आ गए, अब तो मैं घर बैठ के तहलका मचा दूंगा। कत्ते नहीं मचेगा, मच जाता ना तो आज क्लास में नहीं आते आप, समझे? चलो आगे आ जाओ। तो ये वाली जो क्षेत्र है इसका नाम क्या हो गया, किबीथू। कहां पर स्थित है ये? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्या है? भारत का सबसे पूर्वी किनारा है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे की तरफ जब हम चलते हैं, हाँ जी, हाँ गृहमंत्री जी गए थे इसलिए चर्चा में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग कमेंट बॉक्स में हमें अतिरिक्त ज्ञान दे रहे हैं उनसे गुजारिश है, आपका अपडेटेड रहना अच्छी बात है, लेकिन केवल इसलिए कि कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे हमारे कमेंट बॉक्स का एक बहुत बड़ा मैं नेगेटिव पॉइंट बताता हूं आपको। आज तक कोई भी यहां से जोड़ी नहीं बनी। हमारे कमेंट बॉक्स में कोई लड़की लड़के से इंप्रेस नहीं होती, कोई लड़का लड़की से इंप्रेस नहीं होता। तो किसी को इंप्रेस करने के लिए तो कतई मत लिखना। और मां कसम खा के कह रहा हूं, ना यूपीएससी, ना एसएससी, ना स्टेट पीएससी, कोई भी मेरे कमेंट बॉक्स में दिए गए जवाब के आधार पर किसी को नौकरी देता। मां कसम बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलता मैं। कमेंट बॉक्स में किसी ने कितना भी सही जवाब दिया हो, उस आधार पर कोई सी भी पीएससी किसी को सेलेक्ट नहीं करती। तो ना तो हमें किसी को इंप्रेस करना है, और गुरु जी को इंप्रेस करके करोगे क्या? अपन तो वैसे बाबा जी हैं, है ना? तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई पर मूल रूप से फोकस करें आप, और उस फोकस में जो चीजें याद करने की वो याद करते चलें, ठीक है? आगे आ जाओ। अब इसके एकदम पश्चिम तट की अगर हम बात करें तो यहां का नाम है गुहर मोती। क्या नाम है? गुहर मोती। तो अब आपने क्या क्या नाम याद कर लिए? 4 नाम याद हो गए। ऊपर इंदिरा कॉल हो गया, नीचे इंदिरा पॉइंट हो गया, राइट यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट का नाम क्या हो गया? किबीथू, और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट का नाम क्या हो गया? गुहर मोती, ठीक है? तो आप लोग अगर एक बार के लिए अपनी कॉपी में कुछ भी बना रहे हैं, हालांकि वो याद दोबारा नहीं करेंगे आप कॉपी वाली चीज को, लेकिन फिर भी अगर आप याद रख पाए तो केवल इतना सा याद कर लें। अपनी कॉपी में एक छोटी सी ड्राइंग बना लें जो याद करने की है। ऊपर क्या लिखना है? ऊपर है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, नीचे है इंदिरा पॉइंट। बस ये याद करने के लिए है ना भाई, जब मैं इस क्लास में आया तो मेरे क्या याद रहा, बस उतना सा याद करना है, ठीक है बेटा? इधर की तरफ है किबीथू और इधर की तरफ है गुहर मोती, ठीक है ना? बस ये 4 बिंदु हमने याद कर लिए। अब इंदिरा कॉल की बात पूछी जाए तो ये कहां पर है? तो ये लद्दाख के अंदर है।
अगर इसके बारे में बात पूछी जाए तो ये कहां पर है, तो ये निकोबार में है, निकोबार आइलैंड में है। किबिथु पूछा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये गुहर मोती पूछा जाए तो ये गुजरात में है। ये लीजिए, तो हमने अभी तक भारत का विस्तार याद कर लिया, ठीक है ना। खुशबू बिल्कुल जगह है, वो मैप की ड्राइंग में इशू है बेटा, बस यो समझ लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगली तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमने ये पॉइंट तो सबने लर्न कर लिया। आगे बढ़ते हैं तो हमने अब एक और चीज सीखनी है, और वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर भारत का विस्तार। अब ये क्या बीमारी है, आइए अब मैं इस बीमारी से आपको अवगत करा देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जब वर्ल्ड मैप हमने देखा था, वर्ल्ड मैप कैसे देखा था, ये रहा वर्ल्ड मैप। जिन बच्चों ने वर्ल्ड मैप की क्लासेस अभी तक नहीं पढ़ी हैं, आप सबको आपके इसी सेक्शन के अंदर पढ़ते हुए मिल जाएगा कंटेंट, आपको वर्ल्ड मैप का भी इसी में दे दिया जाएगा। आप जब समय बचे आप वर्ल्ड मैप भी पढ़ लीजिएगा, और उससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिएगा, है ना। उसमें हमने प्रॉपर तरीके से जो बातें सिखाई हैं वो सीखिएगा। क्या है, आइए। हाँ, और जिनको लाइव पढ़ना है वो लाइव भी पढ़ सकते हैं, भविष्य में लाइव जब आएगा तब, है ना। तब तक के लिए जिनको कंप्लीट करके रखना है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल बनता है, इस पूरे की पूरे मैप को, यानी इंडिया के मैप को दर्शाने के लिए हमने धरती को समझा था। अपनी मैपिंग की क्लास में हमने समझा था कि पृथ्वी जो है वो गोलाब है, जियोइड शेप में है। इसके ऊपर वाले हिस्से को नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर और दक्षिण का विभाजन इक्वेटर से किया जाता है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उससे किया जाता है। जो लाइन पृथ्वी को लेटकर काटती है, दोबारा सुनिएगा, जो लाइन पृथ्वी को लेटकर काटती है उसे लैटिट्यूड कहते हैं। याद रखने का तरीका है, फर्जी बात है हालांकि। जो लेटकर, लेटी हुई लाइनों को लैटिट्यूड कहा जाता है। तो जो बची वो क्या है, हमने कहा जो बची वो लंबी लंबी लाइनें हैं, लॉन्ग लश्कारा, लॉन्ग लश्कारा। ये लीजिए, ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं, जो लंबी लाइनें हैं, लॉन्ग लाइनें हैं, उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये लीजिए साहब, तो दोबारा सुन लीजिए, लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड, लंबी लाइनें लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी का विभाजन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर किया गया है। हिंदी में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड से दुनिया का विभाजन होता है, इसलिए इन्हें देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशांतर। लेटी हुई लाइनें जो हैं, इनसे जो ज्योग्राफिकल क्षेत्र हैं उनका विभाजन किया जाता है, इसलिए इन्हें अक्षांश के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अच्छा, देशांतर होने का क्या मतलब है, अंग्रेजों ने जो दुनिया के ऊपर राज करने आए थे, उन्होंने अपनी सहूलियत से दुनिया के नक्शे को अब बांट दिया था। सर कैसे बांट दिया था, हमने कहा बड़े आराम से। क्या सर लक्ष्य कोजी का आप प्रचार प्रसार कर रहे हो क्या, हमने कहा नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या है सुनिए, यहां पर आपको ये एक लाइन दिख रही है, इसका नाम क्या है, चूंकि यह लाइन ग्रीनविच मीन टाइम कहलाती है। क्यों सर कहलाती है ये, क्योंकि भाई देखो आपको यहां पर एक देश दिखाई पड़ रहा है, उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। फिलहाल में इसका नाम असल में ब्रिटिश आइल है। ब्रिटिश आइल्स में आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 किंगडम्स हैं, जिनमें नदर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल है। इंग्लैंड में एक ग्रीनविच नामक लेबोरेटरी है, उसके पास से धरती को बिल्कुल बीचों बीच में से बांटा गया, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम नाम दिया गया। ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड से होकर गुजरती है, यह रहा ग्रीनविच मीन टाइम। अब दुनिया को बांटते समय अंग्रेजों ने कहा कि इस ग्रीनविच मीन टाइम के राइट हैंड साइड जितनी भी जगह होंगी उन्हें पूरब कहा जाएगा, और इस ग्रीनविच मीन टाइम के जो लेफ्ट हैंड साइड जगह होंगी उन्हें पश्चिम कहा जाएगा।
तो पृथ्वी का एक और विभाजन हो गया, एक और विभाजन, जिसमें ग्रीनविच मीन टाइम से जो राइट हैंड साइड वाला क्षेत्र है इसे पूर्वी गोलार्ध कहा गया, ईस्टर्न हेमीस्फीयर कहा गया। वहीं इस ग्रीनविच मीन टाइम से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्षेत्र है इन्हें वेस्टर्न गोलार्ध यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पश्चिमी गोलार्ध कहा गया। तो पृथ्वी का दो प्रकार से विभाजन हो रखा है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण में। तो उत्तर और दक्षिण में और पूर्व और पश्चिम में। इस आधार पर हमने देखा कि भारत जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है और पूर्वी हेमिस्फीयर में भी है। ऐसी स्थिति को, भारत की स्थिति को दुनिया में नॉर्थ ईस्ट दिशा में माना गया। नॉर्थ ईस्ट कैसे? टेक्निकली उत्तर की तरफ है तो नॉर्थ में हो गया, और टेक्निकली ईस्टर्न तरफ है तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो दुनिया के नक्शे में भारत कहां है? तो भारत उत्तर पूर्व में स्थित या पूर्वोत्तर में स्थित देश है। अच्छा, अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए अपने से पूर्व की तरफ जितने भी देश थे उन्हें ईस्टर्न कंट्री कहा, और जो अपने से पश्चिम की तरफ देश थे उन्हें वेस्टर्न कंट्री कहा। आप यही कारण है कि इंडिया में आई हुई जो कंपनी राज करने आई थी ब्रिटिशर्स की, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों पड़ा था? तो जवाब है क्योंकि ब्रिटिशर्स की तुलना में वो जगह ईस्टर्न साइड में थी, इसलिए उसका नाम ईस्ट पड़ा। हमारे रेस्पेक्ट में, इंडिया के रेस्पेक्ट में ब्रिटेन कहां है? तो इंडिया के रेस्पेक्ट में ब्रिटेन पश्चिम की तरफ है, इसलिए हम दुनिया के इन देशों को जो यूरोप में है या अमेरिका में है उन्हें हम लोग वेस्टर्न कंट्री कहते हैं। चूंकि इस प्रकार का विभाजन मैप पर इन लंबी रेखाओं के कारण हुआ है, इसलिए इन लंबी रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। इसलिए इन लंबी रेखाओं को देशांतर अथवा लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, इन लंबी रेखाओं के कारण देशों में अंतर हुआ। देशों में अंतर कैसे हुआ? कोई देश पूर्व का कहलाया, कोई देश पश्चिम का कहलाया। इस प्रक्रिया के कारण इसे हमने देशांतर नाम दिया। हम ये इतनी बकवास क्यों सुने? हम इसलिए सुने क्योंकि जब हम भारत की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि भारत का देशांतर से प्रसार कहां से कहां तक है, अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। ये दो तरह की चर्चाएं की जाएंगी, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की रेखा के आधार पर भारत का विस्तार डिस्कस करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक भारत का विस्तार, यहां से लेकर यहां तक भारत का विस्तार देशांतरीय विस्तार कहलाएगा। वैसे ही ऊपर से लेकर नीचे तक भारत का विस्तार अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। दो प्रकार के विस्तार हैं जो आपको डिस्कस करने हैं, एक है देशांतरीय विस्तार और एक है अक्षांशीय विस्तार। कोइंसिडेंस है कि भारत का देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री का है और अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री का है। विस्तार की बात अगर हम करें तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो 30 डिग्री का ही है। आप इधर देख लीजिए 97 डिग्री 25 और इधर की तरफ 68 डिग्री 7, मतलब ऑलमोस्ट 30 डिग्री का। ऐसे ही 37 डिग्री 6 मिनट और इधर की तरफ 6 डिग्री 45 मिनट, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का। 30 डिग्री हम अक्षांश में फैले हुए हैं और 30 डिग्री हम देशांतर में फैले हुए हैं। मतलब 30 डिग्री हम अक्षांश में फैले हुए हैं और 30 डिग्री हम देशांतर में फैले हुए हैं। यदि आपने मेरे साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है और नहीं भी पढ़ी है तो जान लीजिएगा, पूरी धरती 360 डिग्री के अंदर विभक्त है। 360 डिग्री में विभिन्न प्रकार के कोण या विभिन्न प्रकार की घटनाएं शामिल हैं। धरती चूंकि गोलाकार है 360 डिग्री में है,
पूरी अक्ष पर एक चक्कर जब धरती लगा लेती है तो उसे हम एक दिन कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, धरती जो कि गोलाकार है उसे हम लोग 360 डिग्री में विभक्त करते हैं। धरती जब अपना पूरा एक चक्कर कर लेती है तो वो चक्कर एक दिन कहलाता है, असल में एक दिन और रात कहलाता है। और वो चक्कर कितनी देर में पूरा होता है? तो 24 घंटे में पूरा होता है, 24 आवर्स में पूरा होता है। जब 24 आवर्स में 360 डिग्री का चक्कर लगता है तो सवाल बनता है कि एक घंटे में कितने डिग्री का चक्कर लगेगा। 24 का भाग दे दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 15 डिग्री का चक्कर लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास किसी देश का देशांतरीय विस्तार उपलब्ध है कि वो 30 डिग्री में फैला है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस देश के पूर्व से पश्चिम के बीच में 2 घंटे का अंतर होगा। कारण 30 डिग्री, 1 घंटा 15 डिग्री का है, 2 घंटे 30 डिग्री के हैं। दोबारा सुन लीजिएगा भाई, क्या बोला मैंने आपसे? दुनिया में अगर दुनिया को इस प्रकार से मैप पर दिखाया जाए तो दुनिया एक कॉर्नर से, यानी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक पूरा एक गोला जब बनाती है, उस गोले में यथा स्थिति आने पर उसे 360 डिग्री का चक्कर लगाना है। 360 डिग्री का चक्कर 24 घंटे में लगता है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थ घूमती है, या यूं कह दीजिए 1 घंटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। चूंकि भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का है, इसलिए भारत के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे के बीच की दूरी 2 घंटे की है। ऐसी स्थिति में इसका मायना अगर निकालने की बात की जाए तो सूरज अगर पूर्व से निकलता है तो जिस समय अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल रहा होगा, गुजरात के गुहर मोती नामक स्थान पर अंधेरा होगा। 2 घंटे बाद में वहां जाकर सूरज पहुंचेगा। लेकिन भारत इस चीज से परेशान नहीं रहना चाहता था। भारत नहीं चाहता था कि इस तरह की परेशानियां हो। कैसी परेशानियां? कि एक अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति अपनी घड़ी की सुइयों में सुबह 6 बजे सूरज देख के बजा ले, लेकिन गुजरात में रहने वाले व्यक्ति की घड़ी में उस समय 4 ही बज रहे होंगे। रिसेंटली जब मैं अभी दुबई की यात्रा पर गया था तो इंडिया से दुबई के टाइम में 1.5 घंटे का अंतर था। 1.5 घंटे का अंतर था, मतलब यहां की घड़ियों में अगर सुबह 9:30 बज रहे हैं तो दुबई की घड़ियों में सुबह के 8 बजे थे। क्यों? क्योंकि सूरज पहुंचने में टाइम लगेगा ना, मतलब धरती धीरे धीरे घूमकर सूरज के सामने आएगी। ऐसी स्थिति में भारत को जब देश आजाद हुआ तब यह समझ में आ गया कि यार ऐसे तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी कि सुबह सुबह अरुणाचल प्रदेश में बैठा व्यक्ति 6 बजे ही गुड मॉर्निंग बोल देगा और वहां अभी ब्रह्म मुहूर्त में गुजरात में बैठा व्यक्ति सो ही रहा होगा। ऐसी स्थिति में क्या करें? भारत के लिए बड़ी दिक्कत थी। आंसर था कि या तो इंडिया अलग अलग टाइम जोन बना ले, जैसे दुनिया के देशों ने बनाए हुए हैं। अलग अलग देश ने अपनी अपने लिए अलग अलग टाइम जोन बनाए हुए हैं, यानी उनकी घड़ियां अपने आप दूसरे समय में शिफ्ट हो जाती हैं। जब मैं यहां से दुबई गया तो मेरी घड़ी ऑटोमेटिक इंटरनेट से कनेक्टेड है, स्मार्ट वॉच है, तो इसने ऑटोमेटिक अपना टाइम वहां का टाइम ले लिया। मेरे मोबाइल का इंटरनेट ऑटोमेटिक वहां का इंटरनेट ले लिया और उस वजह से मेरे समय में परिवर्तन मुझे पता नहीं चला। यह डिफरेंट टाइम जोन का प्रभाव था। अब ऐसी स्थिति में इंडिया को बड़ी दिक्कत थी। क्या? मान लो इंडिया से सुबह कोई ट्रेन चली अरुणाचल प्रदेश से, सुबह 6 बजे वो ट्रेन चली, टाइम जोन हमने अलग कर दिया। 2 घंटे में वो ट्रेन मान लीजिए दिल्ली के पास पहुंच रही है। हालांकि आप सोचेंगे कि यह संभव है क्या? संभव तो कुछ भी है, अगर बुलेट ट्रेन लगा दी जाए तो क्यों नहीं संभव है। उदाहरण के लिए रूप में हम बात कर रहे हैं। लेकिन पता चले आपने वहां का टाइम जोन बदल रखा है तो आपको परिवर्तन ही पता नहीं चलेगा कि कितनी देर में पहुंच गए। ऐसी स्थिति में इंडिया इन सब झमेलों में दूर रहना चाहता था। इंडिया ने कहा कि हम पूरे देश को एक ही टाइम जोन से जानेंगे, यानी पूरब हो या पश्चिम, टाइम एक ही होगा। और हमने इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन निकाल लिया। इसे आप IST कहते हैं। वो IST ये रहा जो कि 82.5 डिग्री पर से पार हो रहा है। ये रहा मिर्जापुर के नैनी से होकर के निकल रहा है 82.5 डिग्री पर। अर्थात 82.5 डिग्री पर जो हमारा टाइम होगा
वही अरुणाचल वालों को भी मानना होगा और वही गुजरात वालों को भी मानना होगा। क्या आप मेरी इतनी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार के लिए थम्स अप कर दीजिएगा। हम लोगों ने अलग अलग टाइम नहीं रखा, हालांकि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के रहने वाले लोगों ने काफी विरोध किया, क्योंकि उन लोगों को जल्दी ही उठकर काम पर जाना होता था। अगर इंडिया बोले तो आज सरकारी सिस्टम में सुबह 9 बजे आप काम करने घुसते हैं या 10 बजे ऑफिस जाते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में रहने वाला व्यक्ति ऑलरेडी इतना जल्दी दिन निकलता हुआ देख लिया होता है। जब आपके यहां सुबह 6 बजे दिन निकलता है, या दिल्ली की अगर हम बात करें तो मान लीजिए 6:30 बजे यहां दिन निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4:30 बजे दिन निकल आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में उसके लिए सोचिए, जब 9 बजेंगे तो उसकी तो दोपहरी होली, और जब हमारे यहां पर 10 से लेकर शाम 6 बजे तक काम होता है, उसके यहां तो शाम 4 बजे अंधेरा हो लिया। ऐसी स्थिति में यहां पर काम करने वाली जो महिला वर्कर्स थी, कहां काम करने वाली, तो देखिए आसाम जो है वो चाय के लिए जाना जाता है, पश्चिम बंगाल भी अपने दार्जिलिंग की चाय के लिए जाना जाता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो चाय के बाग में काम करते थे, क्योंकि चाय के बाग में महिलाओं का काम ज्यादा होता है पत्तियों को चुनने में, और महिलाओं को घर पर भी जाना होता है, क्योंकि महिलाओं को घर के परिवार का भी पालन पोषण करना है। ऐसी स्थिति में महिलाएं चाय के बागान में काम भी कर रही हैं, और समय के चलते वो जल्दी घर भी नहीं जा पा रही हैं। आपने नियम बना दिए 6 बजे तक आपको ऑफिस रहना है या काम करना है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में एक टाइम जोन की मांग उठी, जिसे नाम दिया गया चाय बागान टाइम जोन। चाय बागान टाइम जोन बोले तो पूर्वोत्तर भारत को ध्यान में रखते हुए एक अलग टाइम जोन बना दिया जाए, और यह मांग बार बार उठती भी रहती है। हालांकि हम इस टाइम जोन को अभी भी रिकमेंड नहीं करते, हम आज भी अपने तरीके से ही चलते हैं। वो बात दूसरी है कि राज्य सरकारें अपनी सहमति से ही यहां के टाइम को डे लाइट का कंजप्शन करने के हिसाब से अपने अपने राज्य में काम करने का समय बदल लेती हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश या आसाम जैसे राज्यों में सरकारी ऑफिस का काम जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक ही खत्म कर दिया जाता है, शाम तक झमेला ही नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहां पर परिवर्तन अकॉर्डिंगली कर लिया गया है। तो उम्मीद है आपको भारत के देशांतरीय विस्तार में जो तथ्य लिखे हुए हैं कि भारत का एक तरफ से दूसरी तरफ तक 30 डिग्री का है, यह समझ में आया होगा। अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार भारत का भी 30 डिग्री है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, देशांतर पर 30 डिग्री 2933 किलोमीटर वाइड है। मतलब किबिथु से गुहर मोती के बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। वहीं पर ऊपर इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर की है। ये याद कर लेना बेटा, ठीक है ना? 3 2 यानी कि 1 2 3 और 4 याद करने का तरीका देखो कितना अच्छा है। 1 2 3 4, ठीक है ना? तो 3214 किलोमीटर ये आपका ऊपर से नीचे तक का विस्तार है। दिमाग में बड़ा प्रश्न बना। क्या प्रश्न बना कि सर जब लॉन्गिट्यूड पर डिस्टेंस की बात करी, लॉन्गिट्यूड पर वो 30 डिग्री का अंतर रखता है। ये रहा लॉन्गिट्यूड, लंबी रेखाएं, ये तो डिस्टेंस रखता है 2933 किलोमीटर। अच्छा, वहीं मतलब 3 तिया 9, ठीक है ना? अच्छा, वहीं अगर हम लैटिट्यूड पर बात करते हैं तो सर लैटिट्यूड पर जब हम बात करते हैं तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस जो है ये 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस रखता है। बोले सर ये तो मतलब एक गजब प्रकार की चीज दिखाई दे रही है। 30 डिग्री क्या अलग अलग होती है क्या हर जगह की? तुम्हारा 30 डिग्री अलग होगा, हमारा 30 डिग्री अलग होगा? जी नहीं। असल में क्या है कि जब हम देशांतर पर, और ये मैंने आपको पढ़ाया है, जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है कि देशांतर जब गोलार्ध की तरफ जाते हैं, पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, उनके बीच की दूरियां कम होती चली जाती हैं।
यानी देशांतरीय विस्तार जो है वो सिमटता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। तो उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जब आप चलेंगे तो बीच की दूरी कम होती चली जाती है। इसलिए भारत के देशांतर और अक्षांश में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में 30 डिग्री का अंतर होते हुए भी डिस्टेंसेस में अंतर है। यह बात आप लोगों को सबसे ज्यादा तरीके से पता होनी चाहिए। बोलो इतनी बात समझ में आई? एक बार थम्स अप कर दो भाई, ठीक है ना। तो अब हमें क्या याद करना है? तो हमें यह याद करना है, आप सब लोग क्या क्या रटेंगे अब इधर देख लीजिए। हमारे पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर, हमारे उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर। दो तो तथ्य हमने ये याद कर लिए। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल यहां पर 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लैटिट्यूडनल विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। रट के आना है, कल सबसे पूछूंगा, ध्यान रखना। और नहीं बताया ना तो भाई साहब लैपटॉप में घुस करके चमाटे लगाऊंगा, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। रट के आना एक एक चीज को। ये जो मैंने फ्रंट पेज पे सारी चीजें दिखाई है ना, क्लास में एक एक चीज पूछूंगा। ये सारा कंटेंट शेयर कर रहा हूं आपके साथ। कम से कम 15-20 स्लाइड रट के आनी है, सबकी फिंगर्स पे टिप पे याद होनी चाहिए। यहां पर केवल गधा खिंचाई नहीं होने वाली है। पता चले मास्टर तू तो ऑन हो जा भाई, अपन तो सुनेंगे, पैसा दे चुके। मैं आपके पैसे से कोई करोड़पति नहीं बन रहा हूं, ठीक है ना। पढ़ के आना है तो ही जाकर क्लासेस का फायदा है। तो जो चीजें मैं आपको फैक्चुअल अभी दे रहा हूं याद करने के लिए, ये जो मैंने अभी दर्शन कराया था ना आपको कि ये चीजें याद करो, किस देश के साथ क्या सीमा है, कल फिर से पूछूंगा, खुद से रटाऊंगा, लेकिन खुद से पूरी जोर लगा करके याद करके आना है, ठीक है। याद करके आओगे या नहीं एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, फिर उसी के साथ साथ आपसे बातचीत की जाएगी, उतनी इज्जत दी जाएगी आपको। बताइए। थम्स अप कर दीजिए फटाफट। ऑल गुड करके आओगे सब लोग? बहुत बढ़िया। वैसे इस जग को मेरे पास में तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है सर के सामने तो ग्लास जैसा ही लग रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो कल याद करके आओ, कंटेंट अभी आपको मिल जाएगा, देख लेना, वहां से पढ़ लेना। कोई भी प्रकार की समस्या हो तो यह मानकर चलना कि उसका समाधान है। समाधान है तभी आप और हम इतने समय से पढ़ पा रहे हैं। और जिन्हें एकदम बहुत तेजी से प्यार आ रहा हो ना कि बस कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, वो एप्लीकेशन के एकदम बाहर जाकर के वहां पर गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन पर अपना रिव्यू दे सकते हैं, है ना। स्टार रेटिंग दे सकते हैं। 5 स्टार देंगे तो हम आपके इतने कर्जदार हो जाएंगे कि दुनिया में बताएंगे देखो हमें 5 स्टार मिला है आपकी वजह से। ठीक है, चलें। चलो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। कल फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।